तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन पर। तो आज से हम लोग सब होंगे पास सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए। यहाँ पर अब जितना भी कंटेंट आप लोग देखोगे मोस्टली कंटेंट हिंदी मीडियम में रहेगा। अगर ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कंप्लीट वीडियो आप लोग वॉच कर सकते हो, कंप्लीट क्लास आप लोग अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम बीच बीच में हिंदी मीडियम वालों के लिए भी चीज़ें बताते रहेंगे। ओके, सो सभी लोग जुड़ जाइए। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग ये कंप्लीट सीरीज फॉलो कर लेते हो, अच्छे से फॉलो कर लेते हो, तो हम लोग इसमें टारगेट 90% का भी रख रहे हैं। बाकी ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ पास होना चाहते हैं वो भी इस सीरीज को देखेंगे। और अगर आपका 60 to 70% का टारगेट है तब भी आप लोग देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, जिनको 90% स्कोर करना है उनको गाइड करते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, गाइड करेंगे मतलब आपको ये चीजें बताते रहेंगे कि आपको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा। जैसे हम सारे क्वेश्चन तो नहीं करा पाएंगे, बट आपको बीच बीच में बताते रहेंगे कि आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लो, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, तो 90% के लिए भी आप लोग रेडी हो जाओगे। और हाँ, पास तो आप लोग डेफिनेटली हो ही जाओगे। कैसे भी करके पास तो आप हो ही जाओगे। 60 to 70% भी आप लोग स्कोर कर सकते हो अगर आप प्रॉपर क्लास ज्वाइन कर लेते हो, प्रॉपर क्लास प्रॉपर वीडियोस आप लोग फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो अपन लोग टारगेट 90% का रख रहे हैं। पास अपन लोग गारंटीड हो जाएंगे। 60 to 70% अगर आप लोग प्रॉपर वीडियो देख लेते हो तो हो जाओगे। ठीक है, 90% के लिए आपको थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। साथ में आपको चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी जो हम आपको एक्स्ट्रा बताएंगे। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, निम्न को परिभाषित कीजिए। हमारे पास चैप्टर नंबर जो हमारा विलियन है वहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। विलियन में हमारे पास जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी बात कर लेते हैं। पहले हिंदी मीडियम में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग इंग्लिश मीडियम में आते हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम से स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जो क्वेश्चंस अच्छे से रेडी करना है, जिनको 60 to 70% लाना है किसी भी हाल में, तो आपको मोलरता अच्छे से करनी है। मोलरता आपको अच्छे से करनी है। मोललता आपको अच्छे से करनी है। नॉर्मलता भी आपको अच्छे से करनी है। एक दो, ये दो टॉपिक तो आपको बिल्कुल छोड़ने ही नहीं है। नॉर्मलता फिर भी चल जाएगा, बट ये दो टॉपिक तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। ठीक है, दो टॉपिक हमारे हो गए, नॉर्मलता के साथ तीन हमारे टॉपिक्स हो गए। उसके बाद आपको आगे देखिए क्या करना है। हेनरी का नियम बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्थिर क्वांथी मिश्रण ये भी आपको अच्छे से करना है। उसके बाद यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी करने रहेंगे। उससे पहले आपको राउल्ट का नियम भी करना है। साथ में आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर भी याद करना है। और फिर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने हैं जो हमने यहाँ पे नीचे दे रखे हैं। हम आपको करवाएंगे एक एक करके, लेकिन पहले हम लोग इंग्लिश मीडियम वालों की बात कर लेते हैं। तो मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी ये आपको करनी है। इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर आपको अच्छे से रेडी करना है। यहाँ पर हेनरी का जो लॉ है, हेनरीज लॉ, ये भी आपको प्रॉपर वे में याद करना है। हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। हेनरी का जो लॉ है इसको भी आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है, फिर हमारे पास नीचे से देखेंगे तो राउल्ट्स लॉ है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से रेडी करना है 5 नंबर में। सॉरी, 5 नंबर में बोल रहे हैं हम लोग, न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल में ये वाला आपको अच्छे से करके जाना है। ये वाला न्यूमेरिकल आपको अच्छे से करके जाना है। ये दो न्यूमेरिकल तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो हमारे टॉप क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देख लिए। बाकी अगर आप सारे क्वेश्चंस कर लेते हो तो कंप्लीट चैप्टर आपका ये हो जाएगा। फिर से आ जाते हैं हम लोग हिंदी मीडियम पर, फिर हम लोग फिर से इंग्लिश मीडियम पे जाएंगे। एक एक करके सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है, इसके ऊपर हमें कितना एग्जाम में लिखना है उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी। एक काम करिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे एडुस्टेट ऐप। वहाँ पे हमारे कोर्सेज बने हुए हैं, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ्स का, बायोलॉजी का। वहाँ से आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट पीडीएफ रहेगी ये। तो बात कर लेते हैं हम लोग मोलारिटी मोलालिटी की। तो यहाँ पे आप लोग आएंगे तो देखिए, मोलारिटी की हमने ऊपर डेफिनेशन लिख रखी है। उसका जो मात्रक होता है, एसआई यूनिट जो होती है, मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर, वो लिख रखा है। यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला लिख रखा है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल सी बात करते हैं यार। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, ये फॉर्मूला, तो ये डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो। विलेय के मोलों की संख्या, ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स आता है हमारे पास। नीचे हमारे पास आता है विलियन का आयतन। ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर, ये वॉल्यूम इन लीटर हमारे पास आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीजें हमें याद करनी है। विलेय के मोलों की संख्या, उसके नीचे हम लोग लिखेंगे विलेय का आयतन, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। विलेय आएगा और नीचे विलियन आएगा। ओके, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मोलरता हो जाएगी। ध्यान रखिएगा नीचे क्या आएगा, विलियन आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फटाफट से आप लोग याद करेंगे इसको। मोलरता क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन में क्या जाएगा, विलियन का आयतन।
फिर हम लोग मोललता याद करते हैं। मोललता क्या होती है भैया? मोललता होती है विलेय के मोलों की संख्या सेम टू सेम। नीचे क्या आएगा? विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, नीचे आएगा हमारे पास विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, सॉल्वेंट का मास। ओके, केजी में आएगा हमारे पास। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ओके, यहाँ पर भी आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हमारे पास मोललता का परसेंट वाइज आ जाएगा। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो आपके पास नॉर्मल आएगी मोललता। तो आप लोग स्किप भी कर सकते हो 100 को। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉर्मलता की। नॉर्मलता फटाफट से आप लोग याद करेंगे। देखो साथ साथ याद करते चलना। विलेय के ग्राम तुल्यकों की संख्या, अब यहाँ पर सिर्फ इतना सा अंतर है। ग्राम तुल्यकों की संख्या नीचे समय वैसा का वैसा आ जाएगा। विलियन का आयतन, विलियन का आयतन लीटर में। तो ये हमारे पास नॉर्मलता हो जाएगी। ठीक है, इसको देख देख के आप लोग ये डेफिनेशन बना सकते हो। तो 3 डेफिनेशन हमने याद कर ली। आगे देखते हैं। आप लोग चाहें तो मोल प्रभाज भी याद कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं हेनरी के नियम पर। हेनरी का नियम, इसको हम लोग याद करते हैं फटाफट से। हेनरी का नियम, इस नियम के अनुसार इस स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। हेनरी के नियम के लिए विलेय गैस तथा विलायक द्रव्य होता है। क्या समझे आप लोग? यहाँ पर ये बताया जा रहा है स्थिर ताप पर हमारे पास टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है हमारे पास। हम टेम्परेचर मतलब जो ताप है अपना, ठीक है, उसको हम बड़ा कम नहीं रहे, उतना ही रख रहे हैं कि भैया हमारे पास इतना टेम्परेचर है, इतना कितना रखेंगे, ज़्यादा बढ़ाना मत, कम मत करना। ये बात हमने पहले ही बोल दी। तो जो गैस होती है हमारे पास, गैस, ठीक है, गैस का जो मास होता है, तो गैस जो होगी वो कितनी घुलेगी? ठीक है, विलियन में कितनी घुलेगी? जैसे हमारे पास ये मान लो, ये अपना विलियन है, सॉल्यूशन है अपना। अब आपने क्या किया? आपने गैस लेके आए, ये लो भैया गैस, ये लो गैस, कितनी गैस चाहिए, लो, ये लो गैस। ठीक है, तो आपने गैस लेके आए। अब गैस ऊपर से क्या किया? आपने इसको दबाया। ठीक है, ऊपर से आपने इसको दबाया, प्रेशर से ऊपर से दबाया, तो क्या होगी? गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें घुलने लगेंगे थोड़े 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 थोड़े। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? किसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है? ये गैस की जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? ये नीचे क्यों आ रहे हैं? ये बताया था हेनरी ने भैया कि कितने किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमारा जो एम होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पी के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। किसी गैस का द्रव्य, ठीक है, गैस के दाब के समानुपाती होता है। ये हमारे पास द्रव्य हो गया, ये हमारे पास दाब हो गया, एमपी। ठीक है, अपन एमपी बोर्ड वाले हैं तो अपन एमपी से याद करेंगे इसको, एमपी। गैस का द्रव्य मतलब ये एम, और फिर हमारे पास दाब, तो हमारे पास पी, एमपी। एमपी से याद रह जाएगा सभी को, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। फिर यहाँ पे एम लिखेंगे, फिर यहाँ पे कांस्टेंट हटेगा तो इक्वल टू का साइन आएगा, साथ में एक कांस्टेंट आ जाएगा के एच, इसको हम लोग बोल देते हैं। यहाँ पे पी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास होता है। यहाँ पे हम लोग इसका थोड़ा रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। रीअरेंजमेंट में हम लोग पी इधर ले आएंगे, यहाँ पे एम आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा के एच। ठीक है, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास हेनरी का नियम। अब आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लो और लिख लो। अब आपको हेनरी के नियम के साथ साथ हेनरी का कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है वो आपको याद करना है। आपसे प्रयोग भी पूछते हैं वो, कि हेनरी के नियम की प्रयोग लिखिए। तो कौन कौन सी जगह पे हम लोग प्रयोग करेंगे वो आप लोग देख लीजिए। सोडा वाटर या शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए उच्च ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। अब आप लोग समझो। आपने कोल्ड ड्रिंक पी है, जैसे कोको कोला हो गई हमारे पास, पेप्सी हो गई हमारे पास, ठीक है, लिम्का वगैरह जो भी आप लोग देखते हो, तो होता क्या है उसके अंदर? सोडा वाटर। तो वहां पे हमारे पास पानी तो होता है नॉर्मल सा, जो हमारे पास सोडा वाटर होता है, जिसको हम लोग वाटर बोल सकते हैं अभी के लिए, तो सोडा वाटर होता है। इसमें क्या करते हैं? इसमें ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर से मिला देते हैं, और इसको पूरा पैक कर देते हैं, ऊपर से प्रेशर लगा के इसको पैक कर देते हैं। और इस तरीके से ये पूरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, ये इसके अंदर घुल जाती है। तो ये चीजें होती है। तो इसके अंदर क्या क्या है? सोडा वाटर भी है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। तो आपने देखा कि हमारे पास वाटर भी है, साथ में हमारे पास गैस भी है, और उसको एक उच्च ताप पर दबाया गया। ठीक है, उच्च ताप पर इसको दबाया गया, करा गया, तो होगा क्या? यहाँ पर ही घुलने लगेंगे एक दूसरे में। मतलब जो हमारी गैस होगी वो पानी में घुलने लगेगी, वाटर मतलब सोडा वाटर में घुलने लगेगी। तो यही हमारे पास एप्लीकेशन। ओके, ये इसलिए करते हैं यार, ताकि हमारे जो कोल्ड ड्रिंक है वो लॉन्ग लास्टिक हो सके, ज़्यादा समय तक चल सके। साथ में एक और चीज़ के लिए ये किया जाता है कि होता क्या है, टेस्ट वगैरह भी मैनेज करना होता है इन्हें। तो कोल्ड ड्रिंक जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जब जीभ के ऊपर लगती है ना हमारे पास, तो क्या होता है, उसका टेस्ट हमें सेंसेशन फील कराता है। ओके, सो इस चीज़ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाई जाती है टेस्ट के लिए भी। तो एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा आप लोग ये वाला याद कर सकते हो, या फिर ये वाला भी याद कर सकते हो।
आपको दो जोनों में से जो याद करना है वो याद कर लो। तो देखो, नीचे वाला याद करना, उच्च पहाड़ी स्थानों पर वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिससे वायु दाब दाब भी कम होता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन गैस कम मात्रा में विलय होती है, शरीर कमजोर होने लगता है, स्पष्ट सोचने की क्षमता कम होने लगती है। इस लक्षण को अनोक्सिया कहते हैं। तो आप लोग यहाँ तक याद कर सकते हो, चाहो तो आप लोग यहाँ तक भी याद कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है यार कि जब हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं, ठीक है, तो पहाड़ों पे क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो वहाँ पर हमारी सांस फूलने लगती है ना। तो सांस फूलने से क्या होता है, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, हमारी जो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिससे रक्त में ऑक्सीजन गैस कम मात्रा में विलय होती है। तो हमारे हमारे खून में जो ऑक्सीजन गैस है अब कम मिल रही है हमें वहाँ पे, तो हमारे शरीर में वो क्या होती है, बहुत कम मात्रा में घुल पाती है, क्योंकि वहाँ पे वायु दाब कम होता है। अगर दाब ज़्यादा लगता है, जैसे अभी हम लोग धरती पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे दाब ज़्यादा लग रहा है, प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, तो प्रेशर ज़्यादा लगने से हम प्रॉपरली ऑक्सीजन गैस हमारे ब्लड में घुल रही है, हमारे खून में घुल रही है। बट अगर हम वहाँ पे जाएंगे पहाड़ों पे, तो वहाँ पे कम घुलेगी हमारे शरीर में। बस यही बात है यार, बताओ क्या था इसमें। ऊपर वाला याद करना, तो ऊपर वाला याद करना समुद्री गोताखोर वाला है। ये जो समुद्री गोताखोर होते हैं, जब समुद्र में जाते हैं तो क्या होता है, तो नाइट्रोजन गैस जो होती है समुद्र के अंदर, वो उनके शरीर में घुलने लगती है, क्योंकि समुद्र के जितने नीचे जाते जाओगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है, पढ़ लेना आप लोग। आपको पूरा नहीं लिखना है, जितना आपको समझ में आ जाए, जितना आप शॉर्ट में लिख सको उतना आप लोग लिख देना। फिर हमारे पास आता है राउल्ट्स का नियम। राउल्ट्स का नियम हम लोग फटाफट देखते हैं। राउल्ट्स का नियम क्या बोला राउल्ट्स ने, दिए गए ताप पर द्रव्य विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। हमें ये गया बताया गया दिए गए ताप पर, हमारे पास ताप फिर से हमने कांस्टेंट कर दिया है, स्थिर कर दिया है। द्रव्य विलयन, द्रव्य विलयन मतलब हमारे पास, पर द्रव्य विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, जो हमारे पास वाष्प दाब होगा, आंशिक मतलब प्योर वेपर प्रेशर जो होगा, हमारे पास प्रेशर जो होगा वो किसके समानुपाती होगा, वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। मोल प्रभाज क्या होता है, हम लोग एक्स से इसको बनाते हैं, एक्स आप लोग जीटा ए लिख दो, या फिर अगर आपके पास बी भी है तो बी लिख दो। जैसे आपके पास पानी भी है, साथ में शक्कर भी है, ठीक है, तो शक्कर भी है, पानी भी है, तो ए फॉर शक्कर, ए बी फॉर पानी, इस तरीके से आप लोग समझो। जितने हमारे पास सब्सटेंस होंगे उतने हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्या बोला गया है, राउल्ट्स का नियम, दिए गए ताप पर द्रव्य विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। ठीक है, तो हम लोग इसके थ्रू बता सकते हैं। ओके, ये आपको डायरेक्टली याद कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे चीजें देखनी है। यहाँ पे ये हमने क्या बोला कि हमारा जो प्रेशर होगा, यानी दाब होगा, वो किसके समानुपाती होगा, मोल प्रभाज के। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर भी ए लिख देते हैं, प्रेशर भी हम लोग ए का ले लेते हैं, दाब भी हम लोग ए का ले लेते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधे सीधे है। लेकिन अगर आपको इसको हटाना है तो आप लोग क्या लिखते हो, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाते हो, यहाँ पे के लिखते हो, यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा कैसा लिख देते हो। ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो के है, इस के की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ये पी ए की जगह पे पी नोट ए है, मतलब हमारे पास जो पानी है, पानी में कुछ भी घुला हुआ नहीं है। एक तरीके से ये मान लो आप लोग, पानी में अगर शक्कर घोल दी, नमक घोल दिया, तो वो प्योर नहीं होता है। पानी अगर प्योर मानना है मतलब उसे पानी पानी है, हाइड्रोजन और वाटर है। तो अगर प्योर मानेंगे तो यहाँ पे किया जाएगा, और जीटा ए जो होगा हमारे पास, जीटा ए की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि ये तो सिर्फ 1 ही है। तो के की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ठीक है, के इंटू 1 करेंगे तो के आ जाएगा हमारे पास, तो के की वैल्यू आ जाएगी पी नॉट ए। तो हम लोग के की वैल्यू रख सकते हैं पी नॉट ए, पी नॉट ए। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद करना है। बस ये हो गया खत्म। यहाँ पे इस तरीके से बी का बना दो, ये बना दिया तो अब बी का बना सकते हो। तो ये हमारे पास होने वाला है। आई होप आपको ये वाला याद हो गया होगा, राउल्ट्स का नियम। आगे आते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन पर। आदर्श और अनादर्श विलयन, ठीक है, आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श उनको बोलते हैं जो राउल्ट्स के नियम को फॉलो करते हैं, पालन करते हैं। तो जो राउल्ट्स का नियम का पालन करते हैं वो आदर्श, जो नहीं करते हैं वो अनादर्श। आप लोग पहला पॉइंट ये लिखना, दूसरा पॉइंट ये लिख देना भी, जो फॉर्मूला हमने याद किया कि पी ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, पी नोट ए जीटा ए के बराबर होता है। बट यहाँ पे बराबर नहीं होता है, यहाँ पर पी ए जो होता है वो बराबर किसके नहीं होता है, वो पी नोट ए के बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये काम आप लोग करेंगे। आई बात समझ में, इस तरीके से आपको करना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आप दूसरा पॉइंट बना लेना है, इसको 2 पॉइंट हो जाएंगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट आपको ये बोलना है कि यहाँ पे जो हमारे पास वी है, वी मिक्स, वी मिक्स यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा वी मिक्स
जीरो नहीं होता है, मतलब वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज आता है। ये बोल रहा है कोई चेंज नहीं आएगा भैया, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, भैया चेंज आएगा। चेंज क्यों आएगा? क्योंकि भैया बॉन्ड टूटेगी, बॉन्ड बनेगी, तो जीरो तो नहीं आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से है। यहाँ पे डेल्टा एच मतलब यहाँ पे एनर्जी वगैरह जो होती है, एनर्जी मतलब ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा में क्या कोई चेंज नहीं आएगा। आदर्श बोलता है कोई चेंज नहीं आएगा, अनादर्श बोलता है चेंज आएगा। तो इस तरीके से आप लोग ये वाला पॉइंट याद कर लेना। फिर आता है हमारे पास नया नियम, मतलब वही। तो अभी हमने जो देखा आदर्श और अनादर्श, अनादर्श में हमने बोला था कि या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो जो राउल्ट्स लॉ से अगर ज़्यादा आता है तो हम लोग उससे बोलेंगे कि ये धनात्मक है। अगर ये कम आता है, इस तरफ बनता है, तो हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक है। इसके अलावा जो डेल्टा वी मिक्स अगर पॉजिटिव आता है तो हम लोग बोलेंगे धनात्मक है, अगर नेगेटिव आता है तो ऋणात्मक है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो धनात्मक है, यहाँ पे नेगेटिव आता है तो ऋणात्मक है। ठीक है, तो हमने कितने याद कर लिए, एक दो तीन पॉइंट याद हो गए हमें। चाहो तो आप लोग नीचे वाले छोड़ सकते हो, तीन पॉइंट काफी है। एक पॉइंट और याद कर लो एक्स्ट्रा के लिए, ये निम्न तापी स्थिर क्वांति मिश्रण बनाते हैं, ये उच्च तापी स्थिर क्वांति मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, ये वाला याद कर लो। बस इतना काफी है, 4 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग राउल्ट्स नियम की बात करते हैं। राउल्ट्स नियम कभी कभी आपसे परीक्षा में से पूछ लेते हैं वो लोग। ये देखो यहाँ पे, राउल्ट्स के नियम की व्याख्या कीजिए, इसी सहायता से वाष्पशील विलेय का आवधिक द्रव्यमान कैसे निर्धारित किया जाता है वो भी बताइए। तो अगर इस तरह से पूछ ले आपसे, तो आपको राउल्ट्स का नियम पहले जितना बताया उतना तो आपको लिखना ही लिखना है, साथ में आपको कुछ लाइन और ऐड करनी है। ये तो आपको बता दिया था हमने किस तरीके से हम लोग ये बनाते हैं, पी इज इक्वल्स टू पी नोट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे भी लिखना है हमें। ठीक है, परीक्षा में आपको आगे भी लिख के आना है। देखो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे पी नोट ए लिखा, जीटा ए। अब जीटा ए को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1 - जीटा बी। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं कि यह एक में से बी को घटा दो तो यह आ जाए, क्योंकि ए और बी को मिला, जीटा ए जीटा बी को मिलाने पे हमारे पास प्रॉपर 1 आता है। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग रखोगे, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो पी नोट ए आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो पी नोट ए जीटा बी आ जाएगा। ठीक है, इतना आपने करा। उसके बाद क्या होगा, ये जो है, ये जो माइनस वाला है, इस माइनस वाले को इधर भेज दो तो ये हमारे पास आ जाएगा ये इस तरीके से। और ये जो है, ये इसको इधर भेज दो तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये बन जाएगा। हमने क्या बोला कि भैया इसको तो यहीं पे रहने दो, और ये जो हमारे पास है पी नॉट है, इसको इसके अपॉन में ले आओ। तो देखो यहाँ पे ये जो है इसको हटा दिया तो ये बचा हमारे पास। यहाँ पे इसको हमने अपॉन में लेके आ गए तो ये इस तरीके से हमारे पास अपॉन में आ गया। ओके, ये हो गया हमारे पास तैयार। ओके, तो इतना आपको परीक्षा में लिख के आना है। फिर आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास चैप्टर में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो हमने कितने सारे कर लिया, पर एक बार बात कर लेते हैं। अपन ने मोलरता कर लिया, मोलरता कर लिया, नॉर्मलता कर लिया, हेनरी का नियम कर लिया, स्थिर क्वांति क्वांति बचा हुआ है, इसको करेंगे अभी। राउल्ट का नियम कर लिया, आदर्श अनादर्श कर लिया। तो ये सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए। इसके अलावा अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं, मोलल उन्नयन स्थान तक, मोलल अवनयन स्थिरांक। ठीक है, ये हम लोग करने वाले हैं। तो इसको फटाफट हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वथनांक के उन्नयन, तो यहां से हम लोग देखेंगे। किसी आवासशील विलेय पदार्थों को किसी विलयन में घोलने पर विलायक के क्वथनांक में वृद्धि होती है, जिससे क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। क्या समझे आप लोग इससे? इससे भैया आपको ये समझना है यार, सिंपल सी भाषा में समझो कि अगर हमारे पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर ये बना लिया, एक कंटेनर आपने ये बना लिया। ठीक है, इसमें आपने क्या मिलाया, सिर्फ पानी मिलाया, पानी। ये हमारे पास पानी है, इसमें नमक भी है और साथ में पानी भी है। ठीक है, तो हमें पता है कि पानी कित इसमें नमक और पानी दोनों है। इसमें नमक भी है, साथ नमक भी है, साथ में पानी भी है। तो बताओ, ये अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, मतलब गर्म जो हमारे पास बॉईल होता है, ये टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी उबलने लग जाता है। तो बताओ नमक मिलाने पे कितने टेम्परेचर पे उबलेगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस कुछ अमाउंट और रहेगा इसमें, चाहे वो 1 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, चाहे 2 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, क्योंकि आपने नमक डाला है। तो नमक की भी बॉन्ड टूटेगी, यहाँ पे भी तो पानी की बॉन्ड तोड़नी थी, लेकिन यहाँ पे नमक की बॉन्ड भी टूटेगी पहले, तो फिर पानी की बॉन्ड टूटेगी। इसलिए ये जो होता है, ये ज्यादा टेम्परेचर पे उबलता है। जैसे 110 हो गया, 110 हो गया, हम 110 ले सकते हैं। तो बस यही बात बताई जा रही है कि ये जो होता है ये ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होता है, ये कम पे होता है।
ठीक है। तो जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी हमें ये बताता है, डेल्टा टीबी का मतलब है कितना चेंज आया है इसके अंदर। ये अगर ये 100 डिग्री पे होता था तो ये कितने पे होगा, ये टेम्परेचर जो बॉईल कर रहे हैं हम लोग कितने पे होगा, ये 100 पे, ये 110 पे, तो कितना अंतर आया, तो अंतर आया 10 का। तो 10 को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि चेंज हमने किया, ठीक है, बड़े में से छोटे को घटाया तो चेंज किया, तो वो कितना आया हमारे पास, 10 का आया। ये जो 10 आया है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे पास मोलालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मोललता के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये मोललता के ऊपर डिपेंड करता है, एम फॉर मोललता। और अगर इस लोग हमको हटाएंगे इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो एक इक्वल टू का साइन आएगा, एक हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा एम। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, जो केबी होता है, केबी को हम लोग बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये जो होता है ये क्या होता है, ये हमारे पास क्वथनांक में उन्नयन ही होता है, क्वथनांक में उन्नयन ही होता है। लेकिन अगर हमारे पास इसकी वैल्यू 1 हो जाए, अगर कैसे भी करके हम लोग इसकी वैल्यू 1 रख दें, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि केबी को आप कैसे लिख सकते हो, तो आप बोल सकते हो केबी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास मोललता मोललता का की वैल्यू हमारे पास अगर 1 हो जाए, ठीक है, मोललता का मान हमारे पास अगर 1 हो जाए, तो हमारा केबी जो रहेगा वो क्वथनांक में उन्नयन के बराबर हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन के बराबर हो जाएगा। बस आपको ये परीक्षा में लिख के आना है। ठीक है? अब ये देख लो फ्रीजिंग पॉइंट का, यहाँ पे जैसे हमने वहां पे देखा था, यहाँ पे हम लोग फ्रीज करेंगे मतलब जमाएंगे। हमारे पास फिर से 2 कंटेनर लेंगे, तो इसको हम लोग टीएफ से लिखते हैं। फिर से 2 कंटेनर ले लो, कंटेनर ए कंटेनर बी। इसमें आपने क्या मिलाया, पानी मिलाया, इसमें नमक और पानी दोनों है। तो बताओ जल्दी कौन जमेगा, ये जमेगा, ये जमेगा, दोनों में से जल्दी कौन जमेगा, उबला उबला था कौन पहले, पहले उबला था ये, मतलब ये ज्यादा टाइम लगा रहा था उबलने में। लेकिन अब जो है फ्रीज होने में टाइम ये ज्यादा लगाएगा, ये जल्दी फ्रीज हो जाएगा, ये लेट होगा फ्रीज। ठीक है, पानी जो होता है लेट फ्रीज होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास फिर से कोई जो चेंज आएगा उसको हम लिख लेंगे डेल्टा। जहाँ पे फ्रीज कर रहे हैं तो एफ लिखेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम के। और फिर से हम लोग साइन हटाएंगे तो यहाँ पे टी एफ, यहाँ पे इक्वल टू के एफ एम लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो एफ होगा, ये के एफ होगा। के एफ को आप लोग कैसे बता सकते हो, आप लोग बोल देना भैया कि जो के एफ होता है हमारे पास, जो हमारे पास के एफ होता है वो इसके बराबर होगा, कब होगा, जब इसका मान 1 हो जाएगा। बस इस तरीके से आप लोग लिख देना, तो हमारा जो प्रश्न है वो कवर हो जाएगा। तो अगर आपसे मोलर उन्नयन स्थिरांक पूछे, मोलर अवनयन स्थिरांक पूछे, तो इस तरीके से आप लोग लिख देना, बस हो गया काम। तो इस चैप्टर से हमने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लगभग कर लिए हैं, एक और बचा है हमारे पास, अम, स्थिर क्वांति मिश्रण, इसको और देख लेते हैं। आप लोग ये भी पढ़ लेना, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये आप लोग होमवर्क है आपके लिए। परासरण दाब क्या होता है ये आप लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे हमने दे रखा है, इसको आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद स्थिर क्वांति मिश्रण, जिसको एज़ोट्रोपिक मिक्सचर हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। स्थिर क्वांति मिश्रण ऐसे विलयन जो बिना संगठन के परिवर्तन के एक ही ताप पर आश्रित होते हैं, स्थिर क्वांति मिश्रण कहलाते हैं। यहाँ पर आप लोग समझो, आपसे ये बोला जा रहा है कि मान लो आपके पास 2 कंटेनर है, ठीक है, 2 कंटेनर आपके पास है। ये जो है इसमें आपने पानी ले लिया, इसमें आपने क्या ले लिया, इसमें पानी ले लिया, इसमें दूध ले लिया। ठीक है, इसमें आपने दूध ले लिया, तो होगा क्या, ये जो होगा ये एक अलग टेम्परेचर पे बॉईल होगा, ये एक अलग टेम्परेचर पे उबलेगा, दोनों का अलग अलग हमारे पास क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, अलग अलग जगह पे वो उबलेंगे, अलग अलग टेम्परेचर पे वो लोग उबलेंगे। अब मान लो दोनों को मिक्स कर देते हैं, इसको भी मिक्स कर दिया और इसको भी मिक्स कर दिया, इसको भी मिक्स कर दिया, इसको भी मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। अब हम लोग उबालेंगे, तो क्या ये इस टेम्परेचर पे उबलेगा या फिर इस टेम्परेचर पे उबलेगा, तो आप बोलोगे नहीं भैया, अब एक नया टेम्परेचर बनेगा उस पे ये दोनों उबलेंगे। तो बस ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, गर्म होंगे उबलेंगे जो, ऐसे विलियन, 2 विलियन हमने लिए, एक 2 विलियन, ऐसे विलियन जो बिना संगठन के परिवर्तन के, यहाँ पे संगठन के परिवर्तन के एक ही ताप पर अवशित होते हैं। तो यहाँ पर अब एक ही टेम्परेचर पे अभी अवशित होंगे, ऐसा नहीं है कि इसका अलग है इसका अलग है, तो एक ही ताप पर आश्रित होते हैं, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर क्वांति मिश्रण कहते हैं, स्थिर क्वांति मिश्रण या स्थिर क्वांति मिश्रण कहते हैं। बस इतना सा आपको लिख के आना है परीक्षा में, यहाँ से यहाँ। अगर आपसे वो पूछें कि इसका एग्जाम्पल भी लिखो, तो एग्जाम्पल में आप लोग फिर ये लिख के आ जाना, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख के आ जाना।
ठीक है, कि 96.6% एल्कोहल और 4.4 जल का मिश्रण इस तरह का अंतिम मिश्रण का उदाहरण है, जो कि 78.13 डिग्री से उबलता है। तो ये इत्ते पे उबल रहा है, ये इत्ते पे उबल रहा है, और ये इत्ते पे उबल रहा है। बस कहानी खत्म। चलो, इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर था, इसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देख लिए।